नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो उलझे हुए जियोपॉलिटिकल हालात हैं उस पर। और ये जो चर्चा है ये एक वीडियो एनालिसिस है गौरव ठाकुर का, और उस पर एक लेख भी है, उससे हमने पॉइंट्स लिए हैं। सवाल ये है कि क्या अमेरिका ने मतलब अपने पुराने साथी इजराइल को अनदेखा किया और ईरान की मदद की परोक्ष रूप से। चलिए समझते हैं कि ये विश्लेषण क्या कहता है। हाँ बिल्कुल। इस पूरी कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है 17 जून 2025 को। उस दिन अमेरिका का वो डूम्सडे प्लेन वो वॉशिंगटन डीसी में लैंड करता है। अब ये कोई आम जहाज तो है नहीं, ये एक तरह का फ्लाइंग कमांड सेंटर है। और इसे तभी इस्तेमाल करते हैं जब कोई बहुत बड़ी राष्ट्रीय इमरजेंसी हो या फिर मतलब न्यूक्लियर वॉर का खतरा हो। तो इसके दिखने से ही अटकलें तेज हो गई थी कि भाई चल क्या रहा है। और मामला और भी आप कह सकते हैं कंफ्यूजिंग हो गया जब इसके फौरन बाद ही पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया ईरान इजराइल सीज फायर का। वही तो, जबकि ठीक इससे पहले अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला भी किया था। तो एक तरफ आप हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सीज फायर करवा रहे हैं। ये क्या मतलब दोहरा खेल था? यही विरोधाभास है। इसे समझने के लिए ना पहले इजराइल का मकसद देखना पड़ेगा। ठीक है। उनका एजेंडा बिल्कुल साफ रहा है, ईरान में रिजीम चेंज, सत्ता परिवर्तन। बिल्कुल, वजह भी साफ है। ईरान खुले तौर पर इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात करता है। सही। और इसीलिए इस विश्लेषण के हिसाब से इजराइल ने 2023 के बाद से एक स्ट्रैटेजी अपनाई ईरान के असर को कम करने की, जिसे टॉप डाउन डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं। हाँ, मतलब ऊपर से नीचे तक निशाना बनाना। पहले ईरान के जो प्रॉक्सी संगठन है उनको टारगेट किया गया, जैसे हमास। उनके नेता इस्माइल हानिया की हत्या हुई, वो भी ईरान में। याह्या सिनवर मारा गया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 13,000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। 2024 वाला एयर स्ट्राइक याद है, जब हसन नसरुल्लाह समेत उसकी पूरी की पूरी लीडरशिप एक बंकर में मारी गई थी। हाँ, वो तो बहुत बड़ा झटका था हिजबुल्लाह के लिए। और उससे पहले वो पेजर बॉम्ब वाले हमले भी तो हुए थे। हाँ, जिसने एक साथ हजारों हिजबुल्लाह मेंबर्स के पेजर उड़ा दिए थे। उनका पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क ध्वस्त हो गया था उस वक्त। वो भी इसी का हिस्सा था। और तीसरा मोर्चा था यमन में हौथी विद्रोहियों के खिलाफ। उनके एयरपोर्ट, बंदरगाहों पर हमले, सप्लाई चेन काटी गई, उनका एक टॉप कमांडर भी मारा गया। तो ये सब क्या ईरान के पावर पिरामिड को तोड़ने की कोशिश थी? हाँ, विश्लेषण यही कहता है। ईरान का जो ताकत का ढांचा है ना, उसे समझिए। टॉप पर है सुप्रीम लीडर खामेनी, फिर आती है उनकी सबसे ताकतवर फोर्स IRGC, मतलब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये उनकी पर्सनल आर्मी जैसी है। फिर आते हैं ये प्रॉक्सी संगठन, हिजबुल्लाह, हमास, हौथी, और इन सब का आधार है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इजराइल ने क्या किया, इस पिरामिड की जो बाहरी परतें थी ना, यानी प्रॉक्सीज, उनको एक एक करके तोड़ा। लेकिन फिर 14 जून 2025 को हुआ ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये इजराइल का एक बहुत बड़ा साइबर और ड्रोन हमला था जिसने ईरान के एयर डिफेंस को मतलब काफी हद तक बेकार कर दिया, ऐसा कहा जाता है। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये थी कि मोसाद के एजेंट्स महीनों से ईरान के अंदर मौजूद थे। हाँ। और उन्होंने गाड़ियों में ड्रोन छिपा रखे थे और वहीं से ईरान के अंदर से ही लॉन्चिंग जोन बना लिए थे। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। और यहीं पर अमेरिका की भूमिका पे वो बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इतने बड़े, इतने सुनियोजित ऑपरेशन की भनक अमेरिका को नहीं थी? ये मानना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या अमेरिका ने जानबूझकर नजरअंदाज किया? क्या कोई दोहरा खेल चल रहा था? यहीं से वो शक पैदा होता है। क्या अमेरिका ने इजराइल को एक तरह से धोखा दिया, या फिर जैसा कि विश्लेषण में एक और तर्क दिया गया है, ये अमेरिका की एक बहुत सोची समझी चाल थी। मतलब कैसी चाल? शायद अमेरिका ये चाहता था कि इजराइल ईरान को कमजोर तो कर दे, इतना कि वो खतरा ना बना रहे, लेकिन इतना भी कमजोर ना कर पाए कि ईरान में सत्ता ही पलट जाए, रेजिम चेंज हो जाए। अच्छा, लेकिन क्यों? सत्ता पलट जाती तो अमेरिका के लिए अच्छा ही होता शायद। जरूरी नहीं। देखिए, अगर ईरान में अचानक सत्ता परिवर्तन होता तो वहां एक अस्थिरता, एक वैक्यूम पैदा हो सकता था, और उस स्थिति का फायदा शायद रूस या चीन उठा लेते, जो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो हो सकता है अमेरिका ने सिचुएशन को ऐसे मैनेज किया कि इजराइल को अपनी बढ़त भी मिल गई, ईरान का जो कट्टरपंथी नेटवर्क था वो भी कमजोर हो गया, और रीजनल बैलेंस भी बना रहा। कम से कम फिलहाल तो यही लगता है। ये तो काफी जटिल रणनीति लगती है। अब जब मध्य पूर्व में इतनी उथल पुथल है तो भारत के लिए इसके क्या मायने हैं?
हमारे लिए स्थिति कितनी नाजुक है। हाँ, भारत के लिए ये स्थिति वाकई बहुत बहुत नाजुक है, क्योंकि हमारे रिश्ते ईरान और इजराइल दोनों से ही बहुत गहरे और महत्वपूर्ण हैं। सही बात है। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट है, ऊर्जा सुरक्षा का मसला है, और कश्मीर पर भी उनका स्टैंड मायने रखता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इजराइल है। डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में वो हमारा एक बहुत अहम पार्टनर है। इसीलिए भारत इस पूरे मामले पर बहुत ही सधा हुआ एक न्यूट्रल स्टैंड ले रहा है, शांति की अपील कर रहा है। यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को दिखाता है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण का सार निकाले तो क्या कहेंगे? लेख के मुताबिक इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को तो काफी हद तक तबाह कर दिया है। हाँ, ईरान की ताकत कमजोर तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो उसकी कोर स्ट्रक्चर है, मतलब खामेनेई और IRGC, वो अभी भी अपनी जगह पर है। सत्ता संरचना बरकरार है। और अमेरिका, उसने क्या हासिल किया? ऐसा लगता है कि अमेरिका ने इस स्थिति का इस्तेमाल अपने जियोपॉलिटिकल फायदे के लिए किया। नतीजा ये कि इजराइल को अपनी सिक्योरिटी मजबूत करने का मौका मिला, ईरान का रीजनल प्रभाव कुछ हद तक कम हुआ और अमेरिका ने शक्ति संतुलन को भी अपने हिसाब से बनाए रखा। तो आखिर में सवाल वही रह जाते हैं, क्या ईरान ये जंग जीत गया? शायद नहीं, पूरी तरह तो नहीं। क्या इजराइल को धोखा मिला? संकेत तो कुछ ऐसे ही लगते हैं, पर पुख्ता तौर पर कहना मुश्किल है। बिल्कुल। और क्या ये अमेरिका की एक बहुत सोची समझी एक जटिल चाल थी? संभव है। और शायद यही वो बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है। हाँ, और यही वो विचार है जिसके साथ हम आज की चर्चा खत्म कर सकते हैं कि इस पूरी उथल-पुथल को देखते हुए क्या जो पारंपरिक दोस्ती और दुश्मनी के समीकरण हैं वो बदल रहे हैं, और मध्य पूर्व में अमेरिका की असली लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, जिसका पूरा असर शायद हमें आने वाले वक्त में ही देखने को मिलेगा।